ख्वातीन हज़रात, अटैक के नए एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक यानी। ऐसे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मन हैं वो उनके कैंप्स में एक खलबली मची हुई है। वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जी हां, इंटरनेशनली इस वक्त एक ऐसी मकरू मुहिम चलाई जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान जो इस वक्त अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे अपने आप को बहुत कॉर्नर महसूस करता है और यह समझता है कि वो हर तरफ से घेरे में आ चुका है, वो किसी तरीके से इससे निकलना चाहता है। वो अपने निशानात मिटाने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पे ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम हमारे मालूमात का खजाना होगा आप सब लोगों के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और साजिश करते हैं। एक कत्ल हुआ टोरंटो में इस संडे को, जिसका एक जो लड़की थी जिसका नाम था करीमा बलोच। ये अपने आप को इस तरह से जाहिर करती थी कि जैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा महाज चला रही है, मगर ये सारे कागजी शेर जो सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और इनका ग्राउंड पे जो इनकी हालतें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज करीमा बलोच के बारे में आपके साथ हम बहुत सारी मालूमात शेयर करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ा एक गद्दार मामा कदीर के नाम से आप उसको जानते हैं, आप पाकिस्तान में हैं तो देखते हैं, आपसे उसके बारे में भी कुछ मालूमात आज हमने पहली दफा आपके साथ शेयर करनी है। इसको जरूर देखिएगा और उन दुश्मनों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। ख्वातीन हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं करीमा बलोच की। करीमा बलोच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक जिसको पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये खातून जो टोरंटो में वहां पाकिस्तान से भागकर टोरंटो में रह रही थी और यहां पे उसने सियासी पनाह ली हुई थी। आपको ये देख के हैरानगी होगी कि इस वक्त इंडियन मीडिया और खास तौर पे जो उनसे जो लेता है, पैसा लेता है या उनसे मफादात हैं जिनके वाबस्ता, और उसमें खास तौर पे कुछ पाकिस्तानी नाम के कुछ लोग भी हैं, चाहे इंग्लैंड से हैं, यहां से हैं, वो उनकी दुकान आजकल खूब चलने वाली है। उनको लगता है कि उनके लिए एक इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि करीमा बलोच को साजिद हुसैन बलोच जो स्वीडन में मारा गया था उसी की तरह शायद इसको ISI ने या पाकिस्तान आर्मी ने मरवाया है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि एक दुश्मन जो ग्राउंड पे है, जो बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, जो विजिबल है, जो सामने आता है, उसको तो ISI ने या पाकिस्तान आर्मी ने नहीं मारा, और वो है मामा कदीर। उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं करीमा बलोच के हवाले से। करीमा बलोच ख्वातीन हज़रात यहाँ पे एक सियासी पनाह के सिलसिले में वहां पे है और वो कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से गायब थी और उसके बाद अचानक पता लगता है कि उसको कत्ल कर दिया गया है। जो टोरंटो की पुलिस है, RCMP, वो उसको नॉन क्रिमिनल मर्डर करार दिया है उन्होंने। इसका आगे क्या मतलब है इससे तो किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर यहां पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एक खत लिखा यहाँ की टोरंटो की इंतजामिया को, यहाँ की कनाडा की इंतजामिया को, और वो जानना चाहते हैं कि इस खातून के मर्डर का क्या वाकया हुआ और उसमें कौन लोग मुलव्विस थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बाकी इसके बारे में फिक्रमंद है और वो जानना चाहती है कि उसका शहरी अगर किसी भी मुल्क में मारा जाता है तो उसकी आखिर क्या वजह थी। साथ ही हाई कमिश्नर ने जो खातून हैं इनके घर वालों के साथ, इनकी फैमिली के साथ एक इज़हार ताज़ियत भी किया है। हम भी किसी के मरने पे भी हम इज़हार ताज़ियत करते हैं
ایک کسی کی بھی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، اس کے خیالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم اس کے مرنے پہ خوشی نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو خوش ہونا چاہیے۔ مگر جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے خواتین حضرات، اس پہ بات کرنا بہرحال ہمارا بنتا ہے اور ہم بات کریں گے۔ خواتین حضرات، سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ حمل حیدر، اس نے اتھارٹیز کو یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کی معلومات دیں اور اس کو بتایا جائے لوگوں کو کہ اس کی وجہ کیا تھی، بلکہ اس نے اس کو پرائیویٹ رکھنے کی بات کی ہے۔ یہ سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے خواتین حضرات وہ یہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کی وائف ماری جائے تو کیا وہ اس سلسلے کو پرائیویٹ رکھنا چاہے گا؟ اور جبکہ وہ دنیا ساری میں واویلا کر رہے ہیں اس کے ساتھی کہ وہ پاکستان نے اور ISI نے اس کو مروایا ہے۔ آپ یہ سوچئے خواتین حضرات کہ یہ لوگ کس قدر ظلم کرتے ہیں اپنے ملک پہ، جس نے ان کو شناخت دی، جس نے ان کو عزت دی۔ اور دوسرا سوال خواتین حضرات اسی کے ساتھ جوڑ کے وہ یہ ہے کہ ماما قدیر جو پاکستان میں رہتا ہے، جو وہاں پہ سازش کرتا ہے پاکستان کے خلاف، وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ کرتا ہے، کوئٹہ سے چل کے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اس کو تو ISI نہیں مارتی، اس کو تو کوئی ادارہ قتل نہیں کرواتا۔ یہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ٹورانٹو میں سیاسی پناہ لے کے جو خاتون بیٹھی ہے، یا دوسرا جو ساجد حسین بلوچ تھا وہ سویڈن میں تھا، یورپ میں تھا، تو یہ کیوں مارے جاتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین حضرات، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے پلانٹ کیا تھا، جب یہ ان کے کسی کام کے نہیں رہتے تو وہ ان کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس کا ثبوت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا خواتین حضرات جو ثبوت ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ EU جو ڈس انفو لیب، جو جہاں پہ ایک پورا ایک گینگ پکڑا گیا ہندوستانیوں کا، جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے تھے، پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتے تھے، پاکستان کے خلاف وہ سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین کیے ہوئے تھے، یہ خاتون اس گینگ کا حصہ تھی، اس میں اس کا نام تھا۔ اب جب یورپ نے، یورپین یونین نے اس ہندوستانی اس لیب کو پکڑا ہے، اس ڈس انفو لیب کو جب بے نقاب کیا ہے، تو اس میں بہت سارے نام سامنے آئے۔ ان ناموں کو اب کسی طریقے سے ختم کرنا ہے۔ ہندوستان نے یہ ایک بہترین طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو ختم کر دے اور اس سے ڈبل فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو کہ UAE کے دورے پہ تھے، وہ آفیشلی کچھ اور کام کرنے گئے تھے، مگر انہوں نے وہیں پہ اچانک ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی لوگوں کو، پوری دنیا کو، کہ ہندوستان پاکستان پہ ایک سرجیکل سٹرائک کرنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اچانک شاہ محمود قریشی کو کیا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سٹینس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کسی جگہ مہم جوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کا، پاکستان کی پوری حکومت کا، پاکستان سٹیٹ کا ایک سٹیٹڈ پالیسی انہوں نے دی ہے کہ جب بھی آپ کچھ کریں گے ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ آپ نے 2019 میں دیکھ لیا تھا، یہ کر کے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پاکستان اس وقت خطے میں ایک ایسا ملک ہے خواتین حضرات جس کی اکانومی خدا کی قدرت سے کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اس طرح سے کووڈ کا ایشو بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا ہندوستان میں ہے۔ تو ہندوستان اس موقع کو، اور ہماری اکانومی بھی اس وقت خدا کا کرم ہے کہ بہتری کی شکل اختیار کر رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے فیصل آباد سائڈ، اور جہاں پہ ہمارا جو کاٹن انڈسٹری تھی،
وہ بالکل بدحالی کا شکار ہو چکی تھی. لوگوں کے پاس ان کی جو لومز تھی وہ بند ہو گئی تھی, اور آج حالت یہ ہے کہ ان کے پاس لیبر کی شارٹیج ہے, ان کو لوگ نہیں ملتے کام کرنے کے لیے. یہ ساری صورتحال جب دیکھی, اور وہاں سے جب ان کی ڈس انفو لیب یورپ میں وہ بھی پکڑی گئی, تو اس وقت ہندوستان کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ پاکستان کا اور دنیا کی توجہ ادھر سے ہٹا کے اس طرف لگا دے کہ پاکستان ہندوستان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف وہ کرے. وہ پاکستان کو ٹیررزم کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. دوسری خبر آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کچھ ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کے بارے میں پچھلے دنوں ایک خبر دی کہ وہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے, ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. میں فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جی اگر ہم ان کے دوست ہیں ہندوستان کے اور اس طرح کے لوگوں کے, تو پھر وہ ہمیں قتل کیوں کرائیں گے. یعنی وہ اس پہ شک کا اظہار کر رہے تھے اور حکومت کا مذاق اڑا رہے تھے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو کیوں مروانا چاہتے ہیں, اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. آپ تو ان کے دوست ہیں. جی ہاں, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے کریمہ بلوچ کو مروایا ہے جو ان کی دوست تھی. جب وہ ایکسپوز ہو گئی تو اس کو قتل ہونا ضروری تھا ہندوستانیوں کی نظر میں, را کی نظر میں. پھر اس کے بعد جب آپ کی جو بات آ رہی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی یا جو وزیر داخلہ نے کی, اس کا جواب خواتین حضرات یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہے, پاکستان کا کووڈ کا ایشو کافی کنٹرولڈ ہے. گو کہ وہاں کے ہمارے ان کے دوستوں نے جو سو کالڈ سیاستدان ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے ورس بنایا جائے. جو انہوں نے جلسے کیے جن کا کوئی مقصد نہیں تھا, اس سے سوائے کرونا کے پھیلنے کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. مگر خدا کا کرم ہے کہ اس کے باوجود حالات کنٹرول میں ہیں, اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اگر ایک سٹرائک ہوتی ہے, اور پاکستان کو ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس کو سٹرائک بیک کرنا ہے, تو پاکستان کی توجہ اپنی اکنامک سچویشن اور کرونا سے ہٹ جائے گی. یہ ہے ہندوستان کا پہلا مقصد. اور فضل الرحمان صاحب اگر آپ ان کے دوست ہیں تو آپ کو قتل کرانا ان کے فائدے میں ہے, کیونکہ آپ خواتین و حضرات یہ سوچیے اس وقت کہ اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان کو اوپن کسی جلسے کے اندر گولی مار دی جاتی ہے, یا جو مریم نواز شریف ہے اس کو مار دی جائے, یا بلاول کو, یا ان میں سے کسی کو بھی جن کو عوام اس وقت تو سپورٹ نہیں کر رہے, مگر اگر ان میں سے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو تحریک ہے اس کو کس انداز میں پرتشدد کیا جا سکتا ہے. جی یہ ہے مقصد. فضل الرحمان صاحب آپ اس کے دوست ضرور ہیں, مگر آپ مودی نہیں ہیں, آپ ہندو بھی نہیں ہیں. تو آپ جتنے مرضی دوست ہوئیے, جب ان کا مفاد آپ کے اندر سے کچھ ملنے کی ان کو توقع ہوگی تو وہ آپ کو بھی مروا دیں گے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, کوشش کیجیے جب حکومت کوئی آپ کو کچھ کہتی ہے تو آپ اس پہ ضرور توجہ دیجیے. خواتین حضرات, اس کے بعد ہم نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ ماما قدیر جیسے لوگ اگر وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں تو آئی ایس آئی یا آرمی ان کو کیوں مرواتی. آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں خواتین حضرات جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماما قدیر اور یہ حمل بلوچ اور یہ اس طرح کے جتنے لوگ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آئی ایس آئی نے یا آرمی نے ان کو اٹھا لیا ہے, وہ مسنگ پرسنز ہیں, تو ان کے پیچھے حقائق کیا ہیں. ایک ٹیررسٹ جو گوادر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک حملے میں ملوث تھا, حمل بلوچ. آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں خواتین حضرات, آپ یہ دیکھیے کہ یہ شخص وہ تھا, یہ ماما قدیر جس وقت واک کرتا تھا اور وہاں تک اسلام آباد تک مارچ کر کے جاتا تھا,
इन गरीबों के साथ, उन लोगों के साथ कि जिनके बच्चे शायद गायब हैं या वो उनके ख्याल में गायब कर दिए गए हैं। तो ये हमल बलोच भी उनमें से था। मगर जब गवादर में एक 5 स्टार होटल पे अटैक होता है इन टेररिस्टों का, तो उसमें जो ये मरदूद मारे जाते हैं उनमें से एक हमल बलोच भी था। मामा कदीर अपने बेटे के लिए वॉक करता है, एक बलूचिस्तान से लेके इस्लामाबाद तक मार्च करता है उन सो कॉल्ड मजलूम लोगों के साथ जिनके लोग मिसिंग हैं। वो अपने जिस बेटे के लिए ये लॉन्ग मार्च करता है, ख्वातीन-ओ-हज़रात आपको दिखाते हैं कि वो क्या था। वो ये शख्स जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मामा कदीर का बेटा है। आपने इसकी शक्ल तो देख ली। अब आपको दिखाते हैं कि ये कहां मारा गया और किस तरीके से मारा गया। जब मुझे इत्तला मिली कि आपका लड़का शहीद कर दिया गया है, तो मैं बहुत खुश हुआ, बजाय रंजीदा होने के, कि खुश हुआ चलो एक अच्छे काम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए अगर कोई कुर्बानी दे तो इससे ज़्यादा एक बाप को क्या फ़ख्र हो सकता है। मुझे इत्तला कर दिया गया कि हम आपके बेटे की लाश को ले आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अभी आप लोग इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं। आप लोगों ने जो करना था, हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने या फ़ौज ने, वो कर लिया। अब मैं जानूँ, मेरा डेड बॉडी जानी, मैं खुद ही ले आऊँगा उसको। आपने देखा होगा ख्वातीन-ओ-हज़रात कि ये इसका बेटा जिसको वो कह रहा है कि शहीद हो गया, ये वो लोग हैं ख्वातीन-ओ-हज़रात जो स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं, जो स्टेट के खिलाफ बगावत करते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले और सबसे मुख्तसर अरसे में टेररिज्म को शिकस्त दी है। अब ये सब लोग इतने परेशान हैं। और आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ये शख्स, ये मामा कदीर, जिसको हमारे कुछ मीडिया हाउसेस सपोर्ट करते रहे हैं, वो अपने पाकिस्तान के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन, बल्कि इंसानियत के दुश्मन मोदी से क्या मांग रहा है। सुनिए जरा। आपने अगर करना है बलूचों की मदद, तो ज़बानी न करें, उनको अमली करें, कुछ करके दें, हमें कुछ दिखाएं कि मैं इस तरह आपका सपोर्ट करता हूं। मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें, ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मार। जी हाँ, तो देखा आपने ख्वातीन-ओ-हज़रात कि ये गद्दार इस इंसानियत के दुश्मन से क्या मांग रहा है। और जब ये सड़कों पे आते हैं, ये वहां पे धरना लगा के बैठते हैं, तो ये इनकी आंखों के आंसू देखने वाले होते हैं। ये उन लोगों को भी बदनाम करते हैं ख्वातीन-ओ-हज़रात जो कि हकीकत में कोई प्रॉब्लम है। ये वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के साथ रहते हैं, पाकिस्तान ने उनको सब कुछ दिया, मगर जब वक्त आता है तो ये दुश्मन के सामने कैसे बात करते हैं या उसके लिए कैसे बात करते हैं। मामा कदीर, तुम्हें अगर जरा सी भी शर्म हो ना, या अगर हिम्मत है ना, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से जाके पूछो, जिन आकाओं को तुम खुश करने के लिए, जिनसे कुछ पैसे लेके तुम उनको खुश करने की कोशिश करते हो, उन्होंने जो उनके साथ किया है, जो उनके साथ रह रहे हैं, जिन्होंने अलग नहीं होना पसंद किया था, जो उसको छोड़ के नहीं आए थे, उनसे आज पूछो। उनसे पूछो सीएए और एनआरसी का क्या मतलब होता है। उनसे पूछो जब 370 रिवोक होता है तो फिर क्या होता है। आज के सिखों को सुन के जरा देखो, जो आज कहते हैं कि हमने कायदे आज़म की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की, हम पछता रहे हैं। इस वतन ने तुम जैसे गद्दारों को जबान दी, हिफाजत दी। तुम मुल्क के अंदर बैठ कर गद्दारी कर रहे थे और इस मुल्क ने
तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने तुम्हारी हिफाजत की है। ख्वातीन हज़रात, एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इसी गद्दार की, कि आप ये देखिए कि गुलभूषण यादव जैसे जिसने पाकिस्तान के शहरियों को कत्लेआम किया, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट की, जो खुद मानता है कि वो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता था, पैसा देता था, असला देता था, किस लिए? कि वो पाकिस्तान की गलियों में खून की नदियां बहाएं। ये उसके बारे में क्या कहता है, जरा इसकी अपनी इस गंदी जबान से सुनिए। अगर आप कहें कि कोई प्रोडक्शन बनता है किसी फैक्ट्री में, तो पाकिस्तान में भी यही फैक्ट्री लगा हुआ है, वो दहशतगर्दों का एक फैक्ट्री बना हुआ है। वहाँ वो लोगों को ट्रेन करता है और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग देता है दहशतगर्दी का। कुलभूषण यादव को जिसने पकड़ा ईरान चाबार से, वो अपना ज़ाती बिजनेस कर रहा था, उसको वहाँ ISI को किसी तरीके से पता चला कि कुलभूषण यादव जो है ना, वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है उनका, वो यहाँ आया है काम करने के लिए। उस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये रा का एजेंट है। तो मुल्ला उमर नामी शख्स जो है ना, वो ईरान का बलूच है, वो पाकिस्तान के एजेंसी के लिए काम कर रहा है, ISI के लिए। उनको उन्होंने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतना मुआवजा देंगे कि आप ये शख्स को ईरान से पकड़ के हमारे हवाले कर दें। तो मुल्ला उमर ने ये खुशी से कबूल किया, क्योंकि बलूचिस्तान और ईरान का सरहद एक ही है, जिसमें सरहद में अक्सरियत बलूचों की है। वो उनके ज़रिए से अपने कारिंदे भेजे, डबल डोर, जिसको डबल पिकअप कहते हैं हम लोग वहाँ बलूचिस्तान में, उनमें अपने आदमी चढ़ा के वहाँ से इस शख्स को ज़बरदस्ती उठा के आंखों पे पट्टी बांध के, माशकेल हमारा एक तहसील है और डिस्ट्रिक्ट चागे है, उसमें उनको लाके हवाले कर दिया कि ये आपका अमानत और हमारे मुआवजा हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ लानत है ऐसे लोगों पे ख्वातीन हज़रात, जो उस वतन की कदर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के लोगों को सलाम है हमारा। बलूचिस्तान मामा कदीर तुम्हारा नहीं है। बलूचिस्तान के लोग गैरतमंद हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं। बलूचिस्तान के लोग तुम जैसे गद्दारों को नहीं रहने देंगे। आर्मी को या ISI को तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों को मारने की फुर्सत नहीं है। ये बहुत छोटे लोग हो तुम लोगों को तो कोई आम आदमी उठ के मार सकता है, मगर ये याद रखो कि तुम पाकिस्तान में हो तो महफूज हो। पाकिस्तान की यही ISI, यही मिलिट्री तुम लोगों को हिफाजत देती, महफूज रखती है। देख लो इन कुत्तों को जो बाहर निकल गए, चाहे वो स्वीडन में मारा गया या कनाडा में, ये अपनी अपनी दुश्मनियों में मारे जाते हैं। ये जो लोग इनके हैंडलर होते हैं, जो लोग इनको ऑपरेट करते हैं, जब ये किसी काम के नहीं रहते तो वही इनको मरवा देते हैं। आप ये गौर करिए ख्वातीन हज़रात के ये लोग जब इन मुल्कों में बैठ के, आप और मैं, हम कनाडा में हैं, सारा दिन आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो तब जाके आपके गुजारा होता है। इन लोगों को जाके आप देखिए, ये रेफ्यूजी क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट इनको बहुत पैसा नहीं देती, मगर इनकी अयाशियां देखिए। यहां पे इनके आने जाने देखें, इनके घर देखें, इनकी गाड़ियां देखें, ये किस शाहाना अंदाज में रहते हैं। यहां पे क्या करते हो तुम लोग? बलूचिस्तान से तुम भाग के आ गए ना सो कॉल्ड, वहां से तो कुछ नहीं आता होगा, तो फिर कौन देता है तुम लोगों को?
तुम लोग एक मोरे हो, तुम लोग एक छोटे छोटे प्यादे हो जिनकी जब तक जरूरत है तब तक है, जिस दिन तुम लोगों की जरूरत नहीं रहती तुम्हें खत्म कर देते हैं वही आका आपके। इस वक्त हिंदुस्तान चूंकि हर तरफ दबा हुआ है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, तो उसने तुम्हें खत्म करना मुनासिब समझा। अब कुछ दिन ये जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले हैं, वो भौंकेंगे, बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे। आप सबको याद होगा जब उसका एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में मारा गया था, उसके लिए वैंकूवर तक में रैलीज हुई थी, कमीशन बनने की बात हुई थी। तो जब पाकिस्तान में कमीशन बना और उसने फैसला दिया कि उस जर्नलिस्ट के कत्ल में किसी एजेंसी का कोई काम नहीं था, वो उसकी जाती दुश्मनी या जाती प्रॉब्लम था, तो उस वक्त ये सारे एजेंट नजर नहीं है मुझे, तुम लोग सिर्फ मोरे हो। ख्वातीन हज़रात, आज आपको एक और चीज दिखानी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां एक कर्नल साहब हैं, इंडिया के हैं ऑफ कोर्स, उनसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जो कि किसी खास रीजन से हम उसको एयर नहीं कर सके थे, जिसमें उन्होंने खुद ये बात मानी थी कि वो एक पूरी प्लाटून के साथ दाढ़ी बुनवा के, धोती और बुनियान पहन के, वो सारे के सारे मुक्तिबानी की शक्ल इख्तियार करके बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़ते थे। आज एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एक्टर है कमल हसन। वैसे तो वो साउथ की उनकी मूवीज का हीरो है, मगर ये है कि उसने बाज बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी हैं। उसने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उसके अंकल, उसके चचा जो कि रॉ में थे, वो उसको क्या स्टोरी सुनाया करते थे। आप जरा छोटा सा एक वीडियो है, मैं आपके लिए खास तौर पे ढूंढ के लाया हूं, इसको जरूर देखिएगा। Your uncle was in intelligence. In the intelligence, yes. कुछ वहां से भी आया है शायद। Yeah, one uncle was in the Air Force, another was in the intelligence. So we hear stories of intelligence and Air Force, and he later on was part of research analysis wing also. Oh. So those stories permeate, and what we knew about jasusi and all that was very child's thing. From the jo kahaniyan wo kehte the, we were astounded. I was a teenager, early teens, when he used to tell about how Bangladesh was created, how we worked for it from this side also. Right. So it was intriguing stories that we heard from the uncle. जी ख्वातीन हज़रात, ये कमल हसन है। आपको कौन कौन सी साजिश के बारे में बताएं? सबको गौर से देखेंगे तो ये पाकिस्तान जो खुदा की देन थी, इसको इसके दुश्मन अंदर से और बाहर से उसको काटने को, उसको खाने को, उसको तबाह करने को उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप जिस जगह हैं, हमारे इस शो को, हमारे इस प्रोग्राम को आप उन दुश्मनों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में इसको फैला दें, जो करना चाहते हैं जरूर कीजिए इसके साथ, मगर उन मुल्क दुश्मनों के सामने जरूर उनको फैलाइए ताकि उनकी आंख भी खुले और उनके कान भी खुले। शायद उनको शर्म आ जाए, शायद उनको ख्याल आ जाए। अगले प्रोग्राम में ख्वातीन हज़रात हम कुछ हिंदुस्तान के बारे में और वहां के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी हालात के बारे में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ये खास तौर पे इन मामा कदीर जैसे गद्दारों को जरूर दिखाना है हमने कि जिसके तुम दम भरते हो ना, जहां जाने को दिल चाहता है तुम्हारा, हाथ जोड़ के और नमस्ते करते हो, जरूर करें। मैं इसमें कोई मैं वो नहीं करता हूं, मगर तुम गद्दारी में करते हो, तुम उनकी मोहब्बत में नहीं करते हो, उनके एहतराम में नहीं करते हो।
तुम पाकिस्तान से गद्दारी करने के लिए करते हो। ख्वातीन और हज़रात, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे। हम कंडेम करते हैं किसी की भी डेथ, किसी की भी साजिश हो, हम उसको कंडेम करते हैं, मगर ये मुल्क दुश्मनी किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। रिपब्लिक प्लस का ये वादा है आपके साथ। अटैक शो से मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इन दुश्मनों को बेनकाब करते रहेंगे। जब भी हो, जैसा भी हो, हम इनका पीछा करेंगे। ये भूल जाएं कि ये हमें डरा सकते हैं। इसी के साथ ख्वातीन और हज़रात, अगले प्रोग्राम तक इजाजत। अल्लाह ने के बाद।